हेलो बच्चों, आप सभी लोग ठीक हैं? ठीक रहिएगा। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपनी पूरा प्रयास करते रहिएगा। आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल में वेलकम है। बेटा, आप जानते हैं कि गुरुकुल पाठशाला की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट के नाम से चल रही है। आज तीसरा टेस्ट है, फ्राइडे का दिन है। 2 से 5 टेस्ट होता है, अभी वीक में 2 टेस्ट हो रहे हैं। जुलाई से ये टेस्ट आपका अल्टरनेट होगा, एक दिन छोड़कर पूरा मॉडल टेस्ट पेपर होगा आपका जुलाई में। और अगर इतना टेस्ट दे लेंगे तो आप फिजिक्स में बहुत बेस्ट करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया करेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य ही क्या है, आपको एक अच्छी जगह ले जाएगा। देखिए, मैंने सुना है और अपने ऊपर भी इस चीज को अप्लाई मैंने किया है, मेरे ऊपर भी अप्लाई हुआ है कि हर मनुष्य का कार्य क्षेत्र क्या है, ऊपर से डिसाइड होता है। जैसे मैंने भी कई जगह प्रयास किए, मैं कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से क्या है कोचिंग शिक्षा दूंगा, इस तरह से मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों को। मैंने कभी नहीं सोचा था, कोई दूसरा लक्ष्य था, दूसरे लक्ष्य की तरफ मैं केंद्रित था, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान कहीं जाता नहीं है, अगर आप कहीं कुछ किए रहेंगे तो किसी न किसी रूप में जरूर आता है। तो ऊपर वाले ईश्वर को क्या है, कुछ और मंजूर था। कार्य क्षेत्र आपका क्या है, इस कोचिंग का, इस मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए और डेली सीखने के लिए। जैसे हम लोग भी प्रतिदिन सीख रहे हैं, कल से आज मैं बेहतर करता हूं, कल मैं चाहूंगा कि आज से भी बेहतर हूं, सीखने के लिए मैं समर्पित हूं। लेकिन तब भी जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य से डेविएशन ना हो कि जैसे जुलाई में पेपर है तो कई बच्चे कहेंगे चलो अब ये तो सत्र कोरोना से जा रहा है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं आपके अंदर होना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आप ही पढ़ेंगे, आप ही करेंगे। 26 जुलाई जो लक्ष्य है, वो 26 जुलाई को परीक्षा देने के बाद सोचा जाएगा कि क्या होगा। अभी तो बस ये सोचा जाएगा कि हमको पढ़ना है। हमारा डेली का टारगेट होना चाहिए कि इतने दिन में हमको इसको खत्म कर देना। पढ़ना नहीं है, खत्म कर देना, खत्म करके तब दूसरी चीज। जैसे कई लोग टारगेट बनाते हैं, नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं, कितना आप एक अपने आप को एक दीजिए, एक होमवर्क दीजिए कि आज ठीक है कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये नहीं दीजिए कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जैसे वो देखते हैं ना, एक रोजही का मजदूर होता है, अब कोई बुरा ना माने, और एक ठेका का मजदूर होता है। तो रोजाई वाला मजदूर होता है, डेली आएगा, 9-10 बजे आएगा, 5 बजे चला जाएगा, 2-4 बार सुर्ती गाएगा, 2-4 बार डैश डैश, इस तरह से। बुरा न माने कोई इससे, मुझे किसी मजदूर और किसी को क्या है, ठीक है, यहाँ उनको उत्साह को क्या है, हमको हतोत्साहित नहीं करना है। मुझे बस एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन एक ठेके वाला मजदूर होता है, मान लीजिए ईंटे को चढ़ाना है ऊपर 3री मंजिल पे, बस कह देगा वह कितना दे दीजिए, उसके बाद वह देखेगा कि मैं मरूंगा जीऊंगा। कभी देखिए उसके तर इसमें पसीना क्या है, पसीना नहीं खून टपकता है, और देखिए वो किस तरह से काम करता है। ऐसे ही इस समय आपका क्या होना चाहिए, आप रोजही के मजदूर न बने, आप ठेके का मजदूर बने कि आज मुझे मॉडर्न फिजिक्स जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं उठूंगा नहीं बेटा। यह लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ आज मैं ऑप्टिक्स पूरा खत्म नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं, आज मैं जेनेटिक्स खत्म नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं, 2 दिन मुझे इनऑर्गेनिक पूरा खत्म कर देना है, तब जाके मुझे पानी तो पीना है, लेकिन खाना खाना है। ऐसे लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे अपने आप को अगर कष्ट देना हो तो ऐसे कष्ट करिए। कुछ लोग होते हैं, अभी जैसे आज न्यूज में देखा था, आज पेपर में पढ़ा था कि एक बच्चा क्या है, ठीक है, टंकी पर से क्या है कूद गया, गोरखपुर का ही बच्चा था, अपने आप को आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे मत दीजिए, ऐसे आत्महत्या मत करिए, ऐसे आप अपनी हत्या करिए। कैसे अपनी हत्या करिए कि मैं अगर आज पूरा तैयार नहीं करूंगा तो शाम का भोजन 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाऊंगा। ऐसे होना चाहिए। नहीं कि टंकी से कूद जाऊंगा, रेल के सामने आ जाऊं, नहीं जहर खा लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं आपका लक्ष्य होगा। अपने आप को अगर कष्ट देना तो ऐसे करिए कि आज अगर मैंने जेनेटिक्स, आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर पढ़ नहीं ली, आज हमने मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ नहीं लिया, पूरा रिवीजन नहीं कर लिया, तो शाम को 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाऊंगा, ठीक है, इधर उधर कहीं टहलने नहीं जाऊंगा, टीवी नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा जब तक खत्म ना हो जाए। देखिए, इस तरह से अगर अपने आप को संकल्पित करिए तो आपका लक्ष्य कितना सही मिलेगा। हमेशा जब आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेंगे तो आपके पीछे जमाना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा।
अभी आप इस कोविड महामारी का वैक्सीन अभी खोज दे, कोई भी खोज दे, देखिए भारत रत्न भी पाएगा, पद्म विभूषण भी पाएगा, और वह क्या पाएगा, वह नोबेल प्राइज भी पाएगा। वाह वाह उसकी होगी इस समय। तो हमेशा याद रखिए बेटा, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो मेरे गुरुजन इस बात को हमेशा कहते थे, इस लाइन को कहते थे, उसी लाइन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर समय जिंदगी का सुहाना हो, हर समय जिंदगी का सुहाना हो, लक्ष्य नजरों का हरदम निशाना हो। 26 जुलाई याद रहे, 26 जुलाई याद रहे, लक्ष्य नजरों का हरदम निशाना हो। ऐसी रफ्तार दो एनसीईआरटी में पढ़ाई में, ऐसी रफ्तार दो एनसीईआरटी में पढ़ाई में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स वाले मैथ्स में, ऐसी रफ्तार दो चाल में ढाल में, ऐसी रफ्तार दो चाल में ढाल में, तेरे कदमों के पीछे जमाना हो, तेरे कदमों के पीछे जमाना हो। ये बात याद रखिए बेटा, अगर ऐसा काम करोगे तब जाके 26 जुलाई के दिन आपकी क्या होगी। और याद रखिए पूरे गोरखपुर में फेस्टिवल होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से होगा फेस्टिवल बेटा। आपके घर में दिवाली होगी, हमारे घर में दिवाली होगी, इस भारतवर्ष में दिवाली होगी, वह दिवाली होगी। उसमें मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर खुद दिवाली होगी, हम लोग खुद सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हैं, अब देखते हैं। ठीक है, जैसा होगा, अगर 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बनेगा तो क्या है, उसको 2 पार्ट में बनाएंगे, और अगर मान लीजिए 1 घंटे के अंदर है, ठीक है, तो 1 घंटे तक है तो उसको एक ही पार्ट में बना देंगे। चलो देखते हैं, थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, याद रखना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। रेडियोएक्टिव सैंपल S1 हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 5 मिलीक्यूरी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज द अनदर सैंपल S2 विच हैज एक्टिविटी ऑफ 10 माइक्रोकूलम। एक्टिविटी आप जानते हैं, ठीक है, एक्टिविटी एज इक्वल टू n लैम्डा होता है बेटा, ये तो होता है एक्टिविटी एज इक्वल टू n लैम्डा। द हाफ लाइफ क्या करा, द रेडियोएक्टिव S1 हैविंग एक्टिविटी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जो N1 दिया गया है वह दूसरे का क्या है, 2N2 है, और दूसरे वाले की एक्टिविटी जो है A2 इक्वल टू क्या है, N2 लैम्डा 2 है। ठीक है, करा है कि दूसरी की एक्टिविटी कितनी है, ये है, दोनों की एक्टिविटी आपस में बराबर है बेटा। क्यों, ये तो कह रहा है कि दोनों की एक्टिविटी जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये देखिएगा, दोनों का एक्टिविटी क्या है, सॉरी बराबर नहीं, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, एक की एक्टिविटी कितनी है, 5 है, और एक की एक्टिविटी कितनी है, ठीक है, 10 है। ये देखिए, एक की एक्टिविटी 10 है, तो इसका मतलब आप क्या पा रहे हैं, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, N2 लैम्डा 2 इक्वल टू, देखिएगा N2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा 1 N1 हो जाएगा। बोलो भाई, 2 लैम्डा 1 N1 हो जाएगा कि नहीं, 2 लैम्डा 1 N1 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। N1 इक्वल टू 2N2 दिया है, चलिए N1 की जगह 2N2 रख दीजिए। N2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा 1 2N2, ये क्वेश्चन कह रहा है, N2 से N2 कट गया, यानी लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 लैम्डा 1 हो गया। देखिएगा, लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 लैम्डा 1 हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि हाफ लाइफ में इसमें क्या रिलेशन होगा, हाफ लाइफ जो होता है 0.6931 अपॉन क्या होता है, यानी यहां क्या हो जाएगा, 0.6931 अपॉन टी हाफ 2 हो जाएगा, और ये 4 0.6931 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हाफ 1 हो जाएगा। अब देखिए, इससे ये कट गया, यानी क्या हो गया, टी हाफ 1 इक्वल टू 4 टी हाफ 2 हो जाएगा। बोलो भैया, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है पहले की हाफ लाइफ जो हो गई दूसरे की हाफ लाइफ की 4 गुनी हो गई। अब देखिए, इस ऑप्शन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, 20 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, तो 5 चौके 20, 4 गुना हो रहा है, तो फर्स्ट वाले का कौन सा ऑप्शन सही है, 1 सही है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में बेटा ये फोटान, ठीक है, फोटान की एनर्जी होती है और एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। तो याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है पी फोटॉन, ये जो होता है ये आपका hc अपॉन लैम्डा नॉट होता है, और जो प्रोटॉन की, मतलब ये फोटॉन की है, और जो प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की होती है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन की होती है, ये आपका p स्क्वायर बाई 2m यानी h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं कि एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे के प्रोडक्शन में क्या होता है,
एक्सरे के प्रोडक्शन में आपको पता होगा कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हाई एटॉमिक नंबर पे गिरते हैं और वहां से क्या होता है, इमिशन होता है, वहां से क्या होता है, ठीक है, रेज का इमिशन होता है। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है, तो जो एनर्जी मतलब जो एक्सरे निकल रही है उसकी वेवलेंथ बताइए, जो एक्सरे निकल रही है उसकी वेवलेंथ बताइए। यानी क्या कहने का मतलब हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, hc अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए h से h क्या है, कैंसिल हो गया। अब यहां से आप देख लेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, लैम्डा नॉट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी इसी से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इस प्रकार के कई क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने दिया है। और कह रहा कि ए प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज द इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटान, फोटान के इक्वल है। द वेवलेंथ ऑफ फोटान इज लैम्डा 2 एंड प्रोटॉन इज लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 की जो वेवलेंथ होगी वह डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, यानी प्रोटॉन की वेवलेंथ ये देखिए लैम्डा 1 प्रोटॉन, ये क्या होगा, h अपॉन रूट में 2me, और लैम्डा 2 जो होगा ये क्या होगा, फोटॉन का होगा, किसका होगा, फोटॉन का, और ये जो होगा hc अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है, सॉरी ये जो हो जाएगा आपका hc अपॉन e हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये ऊपर e जाएगा, e में रूट e से डिवाइड करेंगे तो ये आपका e टू पावर माइनस हाफ आएगा। कितना आएगा, ये e टू पावर माइनस हाफ आएगा। क्यों, ये तो आएगा, नीचे ये क्या बचेगा, e टू पावर माइनस हाफ बचेगा। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 पूछा है, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 क्या आएगा, e टू पावर माइनस हाफ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, ये आपका मतलब प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनल का रहा, बाकी और सब चीजें तो रहेंगी। ठीक है भाई, ई है तो e टू पावर माइनस हाफ आएगा, ये 4 वाला ऑप्शन होगा इसका। तीसरे का कौन सा होगा, 4 वाला ऑप्शन होगा। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट dk into 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये आप जानते हैं कि कोई पार्टिकल जैसे अगर रेस्ट पे है, ये ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। क्यों भाई, चौथा क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। और अगर इस दो टुकड़े में टूट रहा है तो ये बताओ इसका मोमेंटम p1 होगा और इसका मोमेंटम p2 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, p1 प्लस p2 इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम या p1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वह p2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बताइए भाई, मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर होगा, माइनस साइन बस ये बताएगा कि डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये बताइए दोनों का मोमेंटम तो आपस में बराबर है कोलिजन के बाद, दोनों पार्टिकल का। देखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कोलिजन से रिलेटेड। तो अब बताइए यहाँ लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन p1 और h अपॉन कितना p2। p1 और p2 आपस में बराबर है तो क्या आएगा, 1/1। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, चौथे का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पांचवा चलते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा, पांचवा क्वेश्चन ये क्या हो गया, पांचवा क्वेश्चन ये देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on it 4 electron volt, the stopping potential। आप जानते हैं कि k max इक्वल टू जो होता है वह EV नॉट के बराबर होता है, k max EV नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, तो EV नॉट, ये बताइए E से E कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा सही होगा, दूसरा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। छठवां क्वेश्चन, बीटा रेज इमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव मटेरियल आर। ठीक है, बीटा रेज इमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव मटेरियल आर। आप जानते हैं कि जो बीटा रेज होती हैं जब न्यूक्लियस से, मतलब आप जानते हैं रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियर इवेंट होता है, एटॉमिक इवेंट नहीं होता है। और बीटा रेज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए न्यूक्लियस का ये न्यूट्रॉन होता है, ये देखिए न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन 0n1 जो होता है -1 बीटा 0,
ये देखिएगा -1 बीटा 0 प्लस 1 H1 और प्लस इस तरह से एंटी न्यूट्रॉनों के साथ ये क्या है निकलता है। तो अब ये देखिए यही बीटा पार्टिकल होता है जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का डिकम्पोज होता है, एक बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन के फॉर्म में डिकम्पोज होता है, टूटता है। तो ये बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से आते हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई न्यूक्लियस, चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई क्या न्यूक्लियस सही होगा, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल कहा जा रहा है। 7वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आप जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई के फॉर्म में अगर कंबाइंड होते हैं तो उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 1H2 प्लस 1H2 मिलके कितना बना रहा है 2He4 और साथ में एनर्जी भी निकल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 का 4 वाला सही होगा। 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू गिव ए हैवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 8वां क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिएगा 8वां क्वेश्चन कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज। अब आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होते हैं, 4 तरह के लॉ होते हैं। पहला लॉ ये होता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। काइनेटिक एनर्जी depends on the frequency of light. Stopping potential depends on the frequency of light. If the frequency less than threshold frequency, there is no emission of electron. इलेक्ट्रॉन का कोई इमिशन नहीं होता है और there is no time lag between incident photon and emitted electron. ये लॉ मैंने आपको डिस्कस किया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, एकदम सही है। इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज द फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीडिएटली, ठीक है। मैंने आपको बताया था ज्यों लाइट गिरे, ज्यों फोटोन गिरेगी त्यों इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऑल द दीज 8वें का क्या सही है 4। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9th वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, 9th वाला क्वेश्चन ध्यान लीजिएगा। 9th वाला क्वेश्चन कोलिजन से रिलेटेड है, इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है। तो पहली चीज एक बात हम यहां ध्यान दीजिए, जब भी कोलिजन होता है, जैसे मान लीजिए m1 है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये m2 है रेस्ट पे है, u2 क्या है 0 है, और कोलिजन के बाद ये ध्यान दीजिए, कोलिजन के बाद ये m1 v1 से जा रहा है और m2 v2 से जा रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसे हो रहा है। और कहा है कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो यहां बेटा फ्रैक्शनल लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होती है डेल्टा के इक्वल टू 4, ये ध्यान दीजिएगा, m1 m2 अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कहां से आया ये, ठीक है। लॉस का मतलब क्या, इसमें से इसको घटाया गया है और इसकी एनर्जी से डिवाइड किया गया है, तो ये फार्मूला आया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी में से इसको घटाया गया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में से इसको घटाया गया है और इससे डिवाइड किया गया है, तब ये फार्मूला आया है। कब, जब ये रेस्ट पे है तब। अब क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए अब कितना आसान हो गया। जब ये फार्मूला याद रहेगा, करो फार्मूले की रटाई, तब शुरू होगी पढ़ाई। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो सारी चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। क्या करा, इट फाउंड दैट द न्यूट्रॉन सफर एन इलास्टिक कोलिनियर कोलिजन ड्यूटेरियम एट रेस्ट। तो चलिए पहला वाला इसमें करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन सफर कर रहा है, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का मास उसका 2 गुना होता है। ये देखिए m + 2m का होल स्क्वायर, ये 8/9 आ गया, 8/9 लगभग 0.89 होगा, 0.89 होगा। उसी तरह फिर किससे कोलाइड कर रहा, कार्बन से कोलाइड कर रहा है, तो डेल्टा K/Ki 4m, कार्बन का 12m, 6C12 होता है ना, 6C12 होता है, तो m + m कितना हो जाएगा 13, 169m का स्क्वायर। ये देखिए 12 चौके 48/169, 48 में इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.28। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। 9 का कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है। फिर चलते हैं 10th वाला देखते हैं, 10 वाला। देखिए 10 वाला भी, ये भी क्वेश्चन इसी से है, कोलिजन से ही रिलेटेड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड विद द पार्टिकल b ऑफ मास m/2 विच इज एट रेस्ट, ठीक है। ये देखिए m है, किससे जा रहा है b से, और किससे टकरा रहा है m/2 रेस्ट पे है, और ये u2 इक्वल टू क्या है 0 है। कोलिजन के बाद हमको इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, m जो है वह v1 वेलोसिटी से जाएगा और m/2 जो है वो किससे जाएगा v2 वेलोसिटी से जाएगा।
तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए टू लैम्डा बी आफ्टर द कोलिजन इज, आफ्टर द कोलिजन इज, आफ्टर द कोलिजन इज, ये आपको आप बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज इसमें देख लीजिए, ठीक है, कोलिजन के बाद अगर हमको क्या पता चल जाए, ठीक है, वेलोसिटी पता चल जाए तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 एच अपॉन m1 v1 और एच अपॉन m2 v2। ये देखिए एच कट गया। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू, ये देखिए m2 v2 अपॉन m1, m2 तो आप निकाल लेंगे, m/2 हो जाएगा और ये m रहेगा v1। ठीक है, यानी अगर कोलिजन के बाद v2 और v1 निकाल लें तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए कोलिजन से, कोलिजन वाले चैप्टर से कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। और v2 इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। बोलो बच्चा, कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो ये ध्यान दीजिए, कोलिजन के बाद क्या कहने का मतलब, u2 जीरो है, ये वाला तो जीरो है, सेकंड वाला रेस्ट पे है, सेकंड वाला रेस्ट पे है। अब क्या हो जाएगा, u1 u है, यम में से यम जाएगा, क्या बचेगा m/2, इसको डिवाइड करोगे ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। अब क्या बचेगा v1 अपॉन v2 इक्वल टू, देखिए v1 अपॉन v2 इक्वल टू, देखिए v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, m में से m/2 जाएगा, m/2 का मतलब कितना हो गया 1/2, ये देखिए 1/2 हो गया। ठीक है, सब m कट जाएगा। ये देखिए 2m1 u1, 2m1 u1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 2m1 u1 का मतलब हो जाएगा ये 2m बचेगा, ये 2 यानी 1/4, यानी v1 बाई v2 1/4 हो गया, या v2 बाई v1 क्या हो गया, v2 बाई v1 क्या हो गया 1/2 इंटू 4/1, ये देखिए 2 आ गया। अब बताइए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। 10 का कौन सा सही है, दूसरा। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 11वां। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। चलिए भाई 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कहा जा रहा है द सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स आर इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज गिवन बाई। आप जानते हैं कि जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होता है तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखो ये ट्रांजिशन हो रहा है इस तरह से, यहाँ पे ये एनर्जी दिया गया -2e दिया गया है, इसका क्या दिया गया -4/3e दिया गया है, इसका क्या दिया गया -e दिया गया है। तो ये देखिए ये यहां से लेके यहां तक ट्रांजिशन हो रहा है, लैम्डा 1 यहां से लेके यहां तक हो रहा है लैम्डा 2। तो डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया, 2e में से e जाएगा। बोले भाई 2e माइनस e इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1, या लैम्डा 1 इक्वल टू hc अपॉन e हो गया। बोलो भाई ये हो गया। और ये देखिए ये 4/3 e में से e जाए, बोले भाई 4/3 e में से e जाए, ये क्या होगा hc अपॉन लैम्डा 2। क्यों, एनर्जी डिफरेंस जो होता है वह इसके बराबर होता है। अब ये बताइए 4/3 में से e जाए कितना बचेगा 1/3 इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2, या लैम्डा 2 इक्वल टू hc बाई e/3। अब आपको क्या करना है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो निकालना है। तो बताइए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो जो हो जाएगा वह 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 11 का कौन सा सही हो गया, 4 वाला सही हो गया। अब चलते हैं 12 का। 12 का क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 12 का क्या होगा। चलिए भाई 12 का क्या होगा, 12 करा द मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां, कई बार कई जगहों पे आया है, फिर आ सकता है। 12 क्वेश्चन करा द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज v। ठीक है, when the light of frequency n falls on the metal surface, if the incident frequency is increased to 3n, the maximum velocity of ejected photoelectrons। तो देखिए पहले केस में क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, हाफ mv2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3h न्यू माइनस क्या, 3h न्यू माइनस क्या, 3h न्यू माइनस ये देखिए वर्क फंक्शन। ये देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका ये क्या हो गया, ये देखिए v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, यहाँ ये करिए एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ये 3 कॉमन ले लीजिए, एच न्यू माइनस फाइव नॉट बाई 3। अब इसको ऐसे कर लो जरा, 3v का स्क्वायर अपॉन, इधर 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 लिखते हैं, 3v का स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन एच न्यू माइनस फाइव नॉट बाई 3। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो भैया इस 3 को इधर लेते गए। अब जरा देखने में क्या लग रहा है, कौन बड़ा लग रहा है, ये वाला नीचे वाला बड़ा लग रहा है कि ऊपर वाला बड़ा लग रहा है, जरा बताओ तो भाई। ये देखो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि 4 में से 1 घटाया जाए और 4 में से 3 घटाया जाए तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी ना, तो मतलब नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, यानी क्या कहने का मतलब। उसी तरह से इधर भी आपने साथ में पढ़ा होगा, v2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर, या v2 इज ग्रेटर देन रूट 3, क्या v, कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है ना फर्स्ट वाला। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन उसी तरह से है, जनरल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे करा फ्रांक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, तो फ्रांक साहब ने क्या किया था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम को खोजा था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताया था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या किया था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया था। 13वें का कौन सा सही होगा, 13वें का फर्स्ट सही होगा, 13वें का कौन सा सही होगा, फर्स्ट। अब चलते हैं 14वें पे, 14 पे चलते हैं। ठीक है, 14 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 14 क्वेश्चन, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चनों को बेटा लगाइए। ठीक है, गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट जो है उसको क्या है, सभी लोग प्रतिदिन दीजिए। 14 क्वेश्चन करा, हाइड्रोजन 1h1, ड्यूटेरियम 1h2, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम 2he4 एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम 3li6 ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सही बात है। कंसीडर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 टू n = 1। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड, चलिए पहले 1h1 का वो वेवलेंथ निकाला जाए। ये देखिए 14 1h1 का निकाला जाए तो 1h1 का z = क्या है 1, तो 1/λ1 = r 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है 2 का स्क्वायर, यही हो गया। चलिए 1h1 के बाद 1h2 का निकाला जाए। 1h2 का z = क्या है 1 है, 1/λ2 = r 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से बेटा 2he4 का निकाला जाए। 2he4 का z = कितना है 2 है, 1/λ3 = r 2 का स्क्वायर, ये देखिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। फिर 2he4 के बाद देखिए क्या करा, 3li6 का क्या होगा, 3li6 का, ये देखिए 3li6 z = कितना हो जाएगा, ये देखिए 3li6 z = कितना है 3 है, या 1/λ4 = r, देखिएगा 1/λ4 = r, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अरे भाई 3li6 का एटॉमिक नंबर 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब आप मैथमेटिकली जरा इनके वेवलेंथ में क्या है कंपेयर कर लीजिए, वेवलेंथ में कंपेयर कर लीजिए। देखिए इन दोनों की वेवलेंथ तो आपस में बराबर होगी, λ1 और λ2, λ1 और λ2 आपस में बराबर है। और ये उसी तरह से देखिए कुछ चीजें तो ऑप्शन से ही मिल जाती हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता है। देखिए एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए 60% ध्यान क्वेश्चन पे और 40% ध्यान ऑप्शन में। अब कुछ लोग लगेंगे इसी को सॉल्व करने, 1 मिनट का बदला 2 मिनट लगा देंगे, लेकिन कुछ चीज तो देखो ऑप्शन से मिल जा रहा है, यानी λ1 और λ2 देखो देखने में बराबर लग रहा है। ये किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में है, तो इसलिए 4 को क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 मॉडर्न फिजिक्स, 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे। ठीक है, आपको डॉक्टर बना देगा, ये ध्यान रखिएगा। M फॉर मॉडर्न, M फॉर मैकेनिक्स, डॉक्टर बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। करा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई A एंड Z, ये देखिए Z x से है, Z x से करा 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है एंड 2 पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्या हो जाएगा 2 एटॉमिक नंबर में कमी होती है तो 6 हो जाएगा, और x डैश A -12 हो जाएगा, ये हो गया कितना 3 2he4। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि 2 पॉजिट्रॉन निकलने हैं, 2 पॉजिट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर में क्या होगा एक की कमी होती है एक पॉजिट्रॉन निकालने से, और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, तो 2 पॉजिट्रॉन निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, यानी क्या हो जाएगा Z माइनस, ध्यान दीजिएगा
जेड माइनस क्या 8, और ये मतलब 2 पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं ना, 2 1 बीटा 0 निकल रहे हैं, तो देखिएगा, और ये क्या हो गया यक्स डबल डैश ए माइनस क्या 12। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बताइए। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे a माइनस 12 माइनस जेड माइनस 8, यानी क्या हो जाएगा a माइनस जेड माइनस 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन जो हो जाएगा वह जेड माइनस 8 हो जाएगा। तो बताइए प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जेड माइनस 8 हो जाएगा। तो बताइए इसका कौन सा रेशियो है, तीसरा वाला, a माइनस जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 8। तो 15वें का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 16वां क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। MO is the mass of oxygen isotope 8O17. MP and Mn are the mass of the proton and neutron respectively. The nuclear binding energy of isotope. आप जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वह मास डिफेक्ट इंटू सी के स्क्वायर के बराबर होती है। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, ये देखिए जो ओरिजिनल मास है, ठीक है, न्यूक्लियस का MO, और आप जानते हैं कि फिर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वैसे तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस क्या होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में 8 क्या है, प्रोटॉन है, तो 8 MP हो गया, और 17 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन है, ये देखिए 8 न्यूट्रॉन है, और इंटू सी का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। अब 16 के बाद 17 भी देख लीजिए, 17 भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। 17 का रहा है ए न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय यक्स, मतलब कोई इक्वेशन इस तरह से डिनोट है, यक्स n अल्फा और 3li7। तो कह रहा कि यक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यक्स प्लस n एक तरफ होता है और इक्वल टू के उधर अल्फा प्लस 3li7 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है 0n1 देखिएगा इक्वल टू क्या 2He4 और प्लस 3li7। अब सेट कर लीजिए कौन होगा, 7 4 11 3 2 6, 3 2 6, ये देखिए 3 2 5, 3 2 5 और 7 4 11, तो इसको कौन बनाएगा, 5 बोरान 10 बनाएगा। देखिए 10 1 11 हो गया भाई, मास नंबर भी कंजर्व होना चाहिए, ठीक है, प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व होना चाहिए, 5 + 0 2 + 3 5, ठीक है, तो 5 भी 10 हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया 4। 17 का कौन सा हो जाएगा 4। अब चलते हैं 18 देखते हैं, 18 क्या कह रहा है भाई, चलो भाई 18 क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन, चलिए 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट डीके बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हैविंग ए स्पीड u, द रिक्वायर्ड स्पीड द रेजिडुअल न्यूक्लियस, ठीक है। ये बताइए यूरेनियम 238, ठीक है भाई, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट, ठीक है, इमिटिंग है अल्फा पार्टिकल। अब देखिए अल्फा पार्टिकल इससे निकल रहा है 2He4, कितने वेलोसिटी से, u से, तो बाकी क्या बचेगा, ठीक है, थोरियम 234 बनना चाहिए हमारे ख्याल से, थोरियम 234 बनेगा, 234 करा किसकी वेलोसिटी बताओ, तो ये बताओ पहले तो क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो मोमेंटम हो कितना जाएगा 4u प्लस इसका मास कितना है 234 v2 इक्वल टू क्या 0, यही तो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाद में दोनों मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है, तो इसका मतलब दोनों मोमेंटम का सम 0 के बराबर होगा। अब जब 0 के बराबर होगा तो अब देखिए v2 हमको निकालना है, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4u अपॉन 234। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला है, ठीक है भाई। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, किस पे चलते हैं 19 क्वेश्चन। चलिए भाई 19 क्वेश्चन क्या बता रहा है, 19 क्वेश्चन, चलिए 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू vi कैप enters an electric field E equal to E naught I cap at t equal to 0, lambda naught its de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength at time t is,
इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई कितना हो गया, एम वी हो गया। यहां क्या हो जाएगा, देखिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, ए एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यम इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, वी नॉट दिया गया, वी नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन टाइम टी। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ई बाई एम, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में दी गई है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, प्लस ई बाई एम, यानी एच बाई एम वी नॉट प्लस ई बाई एम टी होगा। अब देखिए आप क्या करिए, वी नॉट बाहर निकाल लीजिए, वी नॉट बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट टी हो जाएगा। बोलो भाई, एच बाई एम वी नॉट को क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट टी होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 19 का फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 20 में, देखते हैं 20 में कौन होता है भाई, चलो भाई 20 में कौन हो जाएगा, और चलो 20 में देखें, चलो भाई 20 का रहा है, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज द इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v बाई 4। तो इसके लिए क्या करोगे, ई वी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और दूसरा इक्वेशन क्या बनाओगे, ई वी बाई 4, ये तो होता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें कितनी वेवलेंथ है, एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब क्या कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो दोनों को डिवाइड करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से लैम्डा नॉट 3 लैम्डा आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। फिर देखिए 21 क्या कर रहा है, 21 देखो बेटा 21 क्या कहा जा रहा है, स्पीड थोड़ी फास्ट है बेटा, 45 क्वेश्चन करने हैं। एन अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना हो गया, 2e हो गया, चार्ज कितना हो गया, 2e हो गया, ठीक है। रेडियस कितना हो गया, r इक्वल टू 0.83, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, b इक्वल टू 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, तो आपको मालूम है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। आपको ये भी पता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी होता है। एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए एच अपॉन आर क्यू बी, एच अपॉन आर क्यू बी हो जाएगा, एच अपॉन आर क्यू बी हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए एच भी पता है, आर भी पता है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये देखिए एच पता है, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 4, आर पता है आपको 0.83 इंटू 10 पावर माइनस 2, चार्ज पता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और बी पता है आपको बी 0.25। सब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 0.01 एंगस्ट्रॉम आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 22 क्वेश्चन कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 3 टू इट्स ग्राउंड स्टेट। देख लेते हैं कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा। आप जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट में एनर्जी 13.6 होती है, दूसरे में 3.4 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तीसरे में 1.51 होती है, फिर 0.85 होती है। तीसरे से पहले में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 13.6 माइनस 1.51 यानी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्यों भाई, ये तो हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटोन की एनर्जी होगी। करा वर्क फंक्शन कितना है, ये देखिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है कि नहीं। करा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप क्या करेंगे, ईवी इक्वल टू क्या करेंगे, ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या करेंगे वर्क फंक्शन। ये देखिए ईवी नॉट इक्वल टू 12.1 माइनस 5.1 करेंगे, ये देखिए ईवी नॉट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ई कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, 7 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 7 वोल्ट। तो 22 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा होगा भैया, 4 वाला सही होगा। अब चलते हैं 23 पे। देखिए भैया 23 क्वेश्चन कौन सा है, आइए 23 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 23। देखिए भाई 23 करा, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बाय डेल्टा पी,
मतलब डेल्टा पी क्या कह रहा है, पी कह रहा है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड यानी डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100 की वैल्यू क्या दे रहा है, 0.5%। ठीक है, द इनिशियल मोमेंटम पी आई पूछ रहा है। तो आपको पता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। आप जानते हैं बहुत कम अगर इंक्रीमेंट होता है तो परसेंटेज एरर मेथड यूज करते हैं। तो परसेंटेज एरर मेथड क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन इनिशियल मोमेंटम पी आई। दोनों तरफ 100 कर दीजिए, दोनों तरफ 100 कर देंगे। ये बताइए डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 दी गई है। डेल्टा पी अपॉन पी आई, डेल्टा पी कितना दिया गया है, डेल्टा पी पी दिया गया है, पी आई इंटू 100। अब बताइए पी आई यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 पी आएगा। कितना आएगा, 200 पी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 24 क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 24। क्या कर रहा है, 24 क्वेश्चन। चलो भाई 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 कर रहा है कि एक 5 वाट सोर्स इमिट है, यानी पावर कितना दिया, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं दिमाग में। ठीक है, वेवलेंथ कितना दिया गया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। व्हेन प्लेस 0.5 मीटर अवे, ठीक है, यानी D1 कितना दिया गया, 0.5 मीटर। फिर क्या कर रहा है, D2 इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड। तो हमेशा याद रखिएगा जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, यानी n1 अपॉन n2 इक्वल टू d2 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर होगा। क्यों, तो ये बताइए, ठीक है, क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है, डिस्टेंस दुगुनी हो जा रही है। ये भाई दोगुनी हो जा रहा है, दुगुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिड्यूस, कितने से, 4 फैक्टर से रिड्यूस करेंगे। भाई ये देखिए जो 0.5 था 1 था तो 2 टाइम्स बढ़ा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, D1 D2 रख के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टर से रिड्यूस करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4। ठीक है, फिर 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फोटो करंट इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 100% सही कहा है। ठीक है, अभी इसके पहले ही हमने बताया भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो 25वां का कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। अब चलते हैं 26वां पे, देखते हैं 26 क्या कह रहा है। चलिए भाई 26 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 26, चलो भाई 26 क्या कर रहा है, 26 कर रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X इक्वल टू, ये देखिए T हाफ 20 दिया है। कर रहा था डीके अनदर एलिमेंट Y, X डीके हो रहा है Y में, इनकी मात्रा की और ये 1 और ये 7 हो रही है। तो ये बताओ टोटल कितने होंगे, टोटल का मतलब n नॉट क्या होगा, 1 + 7 = 8 होगा। फिर क्या पूछ रहा है कि इन द सैंपल गिवन रॉक द एज ऑफ रॉक पूछ रहा है। तो पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एज क्या होता है, एज क्या होता है, एज इक्वल टू n इंटू टी हाफ होता है। तो पहला काम हम करें n निकाल दें। आपके पास n इक्वल टू n नॉट 1/2 टू पावर n है। ये देखिए n कितना है, n देखिए बची हुई मात्रा होती है। अन डीके एटम, ये तो 7 डीके एटम है, ये अन डीके एटम है। 1 इक्वल टू n नॉट पूरी मात्रा 8, 1/2 टू पावर n हो गया। ये देखिए 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब, 1/2 पे n, ये देखिए n इक्वल टू क्या हो गया, 3, n इक्वल टू 3 हो गया। तो अब बताओ एज कितनी हो जाएगी, उम्र कितनी हो जाएगी, 3 इंटू टी हाफ कितना है, 20, यानी 60 वर्ष। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 वर्ष, 60 वर्ष, कितनी वर्ष। तो इसका 26 का कौन सा सही है, 4। 27 क्या कह रहा है, देखिए 27 क्या कह रहा है, देखिए 27 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए, इतना डीके कितना समय लगता है, तो उसको किस प्रकार निकालते हैं देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है 27वां क्वेश्चन कि टी हाफ जो दिया गया है वह 50 दिन दिया गया है। ये देखिए टी हाफ 50 दिन दिया गया है। टाइम इंटरवल T2 - T1 बिटवीन द T2 2/3 डीके एंड T1 1/3 डीके। तो ये देखिए अगर 1/3 डीके हो गया तो बचा कितना, तो ये देखो 2/3 डीके में बचा कितना, n1 इक्वल टू 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3 n नॉट बचा कि नहीं। 1/3 डीके में कितना बचा देख लेते हैं, 1/3 डीके में कितना बचा, 1/3 डीके में 1 - 1/3 यानी 2/3 n नॉट बचा। अब देख लेते हैं n1/n2 कितना आता है।
n1 अपॉन n2 जो आएगा वह देखिए 1/2 आएगा। अब देखिए 1/2 यहाँ क्या है, n इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये देखिए एक हाफ लाइफ होगा, इसका एक हाफ लाइफ होगा, ठीक है। यही अगर क्या आता 1/4 आता तो 1/2 का स्क्वायर आता, यानी n इक्वल टू 2 आता, यानी 2 हाफ लाइफ हो जाती। n 1/8 आता तो n इक्वल टू 3 आता, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ होता था। तो टोटल समय कितना हो जाता, 1 हाफ लाइफ का टोटल समय कितना होगा 50 डेज, 2 हाफ लाइफ का कितना होगा 100, 3 का कितना होगा 150। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया, बोलिए टोटल टाइम इक्वल टू n कितना है 1 × 50 यानी 50 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, ठीक है दूसरा वाला। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 28 क्वेश्चन। चलो भाई 28 क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, क्या चीजें हैं। चलिए भाई 28 क्वेश्चन, और भाई 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 क्वेश्चन कर रहा है 2 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई P and Q इन द गिवन सैंपल डीके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस R, ठीक है, मतलब P और Q R में टूट रहा है। एट टाइम T इक्वल टू 0 P स्पेसिस 4n0, P कितना है ये देखिए 4n0 है, और ये क्या है Q कितना है, Q जो है वह n0 है, ये देखिए P जो है वो 4n0 है और Q जो दिया गया n0। हाफ लाइफ ऑफ P फॉर कन्वर्जन टू R इज 1 मिनट। हाफ लाइफ कितना दिया है, P अगर R में कन्वर्ट हो रहा 1 मिनट, मतलब इसका हाफ लाइफ कितना दिया है 1 मिनट, और इसका क्या हाफ लाइफ दिया है बताइए, इसका हाफ लाइफ दिया है 2 मिनट। इनिशियली दे आर नो न्यूक्लियाई ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल। व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड P and Q आर इक्वल द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। तो ये देखिए कितने बचते हैं, पहले ये देखा जाए, ठीक है, मतलब कितना बच रहा है, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, ये 2 मिनट के बाद, पहले देख लेते हैं कब बराबर होते हैं। तो ये 2 मिनट में 2 बार टूटेगा, 1 मिनट में क्या होगा ये 2n0 होगा, ठीक है, ये 2n0 होगा। अब फिर अगले 1 मिनट में ये क्या होगा n0, और ये इसका हाफ लाइफ 2 मिनट है तो ये n0/2 होगा। फिर देखते हैं अगले 2 मिनट में क्या होगा, अगले 2 मिनट में ये n0/2 होगा, और फिर n0/4 होगा, और ये 2 मिनट में n0 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखिए क्या दोनों की मात्रा आपस में बराबर हो गई कि नहीं। अब देख लेते हैं, ठीक है, R D के एटम है तो टोटल R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 4n0 में से n0/4, ये तो बची हुई मात्रा है, ये पूरी मात्रा है, पूरी मात्रा में से बची हुई मात्रा घटाएंगे प्लस n0 माइनस n0/4, ये देखिए ये R होगा, यही R होगा, R D के है ना, तो ये बची हुई मात्रा ये पूरी मात्रा है, तो पूरी मात्रा में से बची मात्रा घटाएंगे, पूरी मात्रा में से बची मात्रा घटाएंगे, तो यही क्या आपका क्या होगा R होगा, और ये कितना हो जाएगा 9n0 कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलो भाई 29 क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहाँ पे एनर्जी लेवल 3 तरह के दिए गए हैं, EA EB EC, ये देखिए 3 तरह के एनर्जी लेवल दिए गए हैं, EA EB EC। कह रहा है कि इफ λ1 λ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू C to B ट्रांजिशन, ठीक है, ये A है, B है, C है, C to B क्या है, C to B λ1 है, और फिर क्या है B to A क्या है λ2 है, और फिर C to A क्या है λ3। तो कह रहा है इसमें क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों ये बताओ, ठीक है, ये क्या होगा EA माइनस EC क्या हो जाएगा, EA माइनस EC, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वह किसके बराबर होगा, hc/λ3 के बराबर होगा। आप क्या करिए, इसमें B को निकाल दीजिए और B को जोड़ दीजिए। क्यों, ये काम कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, B को निकाल दीजिए और B को जोड़ दीजिए। ये बताइए क्या हो गया EA माइनस EB hc/λ2 हो गया। ये क्या हो गया EB माइनस EC hc/λ1 हो गया। ये क्या हो गया hc/λ3 हो गया। कटा कटा कटा। अब बताइए क्या हो गया λ3 इक्वल टू क्या हो गया λ1 λ2/λ1 प्लस λ2। ठीक है भाई, λ3 इक्वल टू λ1 λ2/λ1 प्लस λ2 हो गया। 29 का दूसरा हो गया। अब तीसवां क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। तीसवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 क्वेश्चन
ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 30 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 and it has two isotope 5b10 and 5b11, the ratio of 5b10 into 5b11 in the nature would be। तो देखिए इसका होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके आइसोटोप्स n1 इंटू n2 इंटू n3 रेशियो से हैं, तो उनका नेट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, n1 m1 n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन क्या होता है n1 प्लस n2 प्लस n3। ये देखिए यम कितना दिया है 10.81, 5b10 का मतलब 10, ये क्या हो जाएगा m2 कितना हो जाएगा 5b11, ये देखिए, और ये कितना हो जाएगा ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहां से n1 और n2 का रेशियो निकल जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, तीसरा वाला आएगा। तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन, कौन सा हो गया ये 30 क्वेश्चन हो गया। 31 क्वेश्चन देखिए, करा रेडियो सैंपल विथ हाफ लाइफ 1 मंथ हैज लेवल एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी। देखिए 1/8/1991 को 2 माइक्रोक्यूरी रहा। जब इसका हाफ लाइफ एक ही महीना है तो इसका मतलब उसके पिछले महीना क्या हो रहा होगा, उसका दुगुना रहा होगा, तो 4 रहा होगा। उसके पिछले महीना कितना रहा होगा, 8 रहा होगा कि नहीं, तभी तो 2 हुआ है। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो 1/6/1991 को मतलब 2 महीने पहले इसके कितना था 8 माइक्रो क्यूरी था। तो 31 का कौन सा हो गया 4। अब देखते हैं 32 का कौन सा हो गया भैया। चलिए 32 देखते हैं क्या है 32 वाला क्वेश्चन। 32 देखते हैं क्या करा, रीडिंग ऑफ अमीटर। ये देखिए ये सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, ये 200 ओम है। ये देखिए ये आपका कितना दिया गया 3 वोल्ट दिया गया कि नहीं, 3 वोल्ट दिया है 200 ओम। तो ये बताइए ये क्या है, ये इसका सिलिकॉन का 0.7 होता है वोल्ट। ये नी वोल्टेज होता है कि नहीं, ये तो नी वोल्टेज होता है। तो पोटेंशियल करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 - 0.7/200 ओम। जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। नी वोल्टेज याद रखना, ठीक है, नी वोल्टेज, ठीक, क्योंकि यहां पे आंसर जो है वह 3 मिली एम्पियर नहीं है, आइडियल केस नहीं लेके चला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या आएगा 11.5 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है ना। तो 32 का कौन सा हो गया तीसरा। 33वां देखिए, ठीक है। 33 क्या है, डायोड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 33 क्या है, डायोड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इस प्रकार से दिया है, ये 15 वोल्ट ये बैटरी दी गई है, और ये क्या दिया है 500 ओम। ऐसे भी डायग्राम को बना सकते हैं। और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे ये डायोड बना हुआ है, और ये देखिए ये आपका क्या लगा हुआ है 1500 ओम लगा हुआ है, ठीक है भाई। ये 10 वोल्ट लगा हुआ है, ये 500 ओम है। क्या पूछ रहा है, करा करंट इसके थ्रू पूछ रहा है IZ। तो मान लीजिए इसके थ्रू करंट IL है, इसके थ्रू करंट कितना है I है। तो किरचॉफ के फर्स्ट रूल से क्या हो जाएगा, I = IZ + IL हो जाएगा। क्यों, ऐसे ही चलेगा ना। अब देखिए I क्या हो जाएगा, ये 15 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 15 - 10 = 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितना होगा 10 वोल्ट। भाई जो डायोड के क्रॉस होता है, जो जेनर डायोड के क्रॉस होता है, वही तो आपका टेलीविजन के क्रॉस या AC के क्रॉस होता है, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन कितना 500। IZ निकालना है, ठीक है। IL कितना हो गया, IL इसमें देखिए IL हो गया 10/1500। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो IZ की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3.3 मिली एम्पियर आएगी। कितनी आएगी 3.3 मिली एम्पियर आएगी, ठीक है। तो 33 का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं 34 क्या कह रहा है। 34 क्या कह रहा है, 34 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 34 क्या कह रहा है। चलो भाई 34 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 34 में इस तरह से देखिए एक गेट दिया है, गेट में 4 पॉइंट दे दिया है। देखो ये इस तरह से ऐसे करके पूरा हम नहीं बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे दिया है। A भी दिया है, B भी दिया है, C भी दिया है, D भी दिया है, और लास्ट वाला क्या दिया है, इस तरह से दिया है, ठीक है। ये कैसे दिया है, D वाला इसको बना देते हैं, ऐसे दिया है। ये 2 तक कैसे दिया है, ऐसे दिया है। ये आपका कैसे दिया है, यहाँ तक 2 तक तो है ही,
और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसे करके दिया है। तो कह रहा है कि कौन सा गेट होगा। तो देखिए बेटा, इसमें जो है ये और गेट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है, और गेट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए इसमें इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, सॉरी इसमें 0 कम है और 1 ज्यादा है। देखिए 1 ज्यादा है ना, मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका 0 और इसका क्या होता है 1 मतलब होता है। भाई ये तो था डिजिटल फॉर्म में, ये 0 होता है 1 होता है। तो जब 0 कम हो और 1 ज्यादा हो तो वहां आपका और गेट होता है। क्या होता है आउटपुट में जब भी 1 ज्यादा हो तो ये क्या होगा, और गेट से संबंधित होगा, यानी ये और गेट से होगा। और आप इसको चाहें तो मिला भी सकते हैं, जैसे 0 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 1 0 और ये देखिए 1 0 1 0 0 0 जोड़ेंगे, देखिए 1 आएगा। आ गया कि नहीं? तो इसीलिए और गेट से संबंधित ये है। तो 34 का कौन सा होगा 3। 35 देखिए फॉरवर्ड बाइस कह रहा है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। देखिए दूसरे ऑप्शन में पी टाइप +2 यानी हायर पोटेंशियल से है और एन टाइप -2 से है, तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड बाइस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है 35 का। तो 35 का कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 35 का इस प्रकार से दिया है, ये देखिए हायर पोटेंशियल का मतलब +2 और लोअर पोटेंशियल ये देखिए -2 वोल्ट। तो ये कौन सा बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस। बाकी सब रिवर्स बाइस हैं। 35 का कौन सा सही होगा, दूसरा। 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा भैया, 36 क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। 36 ये देखिए 36 कह रहा है कि द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज VI इज 20 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये देखिए ये इस प्रकार से दिया है, ये E दिया है और ये देखिए ये क्या दिया है 4 किलो ओम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, NCERT एग्जाम्पलर में दिया भी है 500 किलो ओम। और ये क्या दिया है VI, ठीक है, ये RB है। तो इसमें कौन सी करंट होगी, IB होगी। ये कौन दिया है, ये RC दिया है, तो इसमें कौन सी करंट होगी, IC होगी। और बाकी क्या दे दिया है, बाकी BBE, ये देखिए BE और BC सब 0 दे दिया है, ये सब 0 दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब, और ये इनपुट वोल्टेज 20 दे दिया है, ये भी 20 दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये सब 0 है, ये सब 0 है, तो इसका वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी 20 इंटू IC इंटू 4 किलो ओम के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन, ये सब 0 दे दिया है, तो ये क्या होगा 20 इंटू IB इंटू RB दिया है, ठीक है, बोलिए, यानी 20 इक्वल टू क्या होगा IB इंटू 500 किलो ओम दे दिया। अब बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB। इन सबको रख के सॉल्व कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मिलेगा, 4 वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, 4 वाला ऑप्शन मिलेगा। क्यों भाई, 4 वाला मिलेगा। अब चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। देखिए 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। चलिए NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस RO इक्वल टू 800 ओम। कलेक्टर और बीटा कितना दिया है, ये 0.96 और वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया है, VO इक्वल टू कितना दिया 0.8। इनपुट रेजिस्टेंस RI कितना दिया है 192। करा वोल्टेज गेन बताओ वोल्टेज गेन क्या होता है, VG इक्वल टू, बहुत फार्मूले वाले क्वेश्चन, बीटा RO अपॉन RI। बीटा कितना है 0.96, RO कितना है 800, RI कितना 192। पावर गेन कितना होता है बोलो, बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI। हो सकता है इस साल इस पे क्वेश्चन आए भी 2020 में 96 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 800 अपॉन 192। सॉल्व करेंगे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तीसरा वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तीसरा वाला। तो 37 का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 क्वेश्चन कर रहा है इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा 37 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, क्या इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन 150 इज VI इक्वल टू इतना, द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल। आप जानते हैं कि कॉमन इमीटर में
इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, ये देखिए इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, ये देखिए इनपुट और आउटपुट क्या होता है, फेज डिफरेंस कितने का होता है, फाई इक्वल टू पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो आपको ये पता होगा वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछा जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वीजी वीआई। ये देखिए वीजी कितना है 150 है, इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, इनपुट वोल्टेज दिया है इनटू 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3। लेकिन एक बात बेटा याद रखना, आउटपुट वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है पहले वाले से पाई है, तो इसमें पाई भी जुड़ जाएगा कि नहीं। तो बताओ आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 cos 15t प्लस 4 पाई बाई 3। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 39 क्वेश्चन देखिए भाई, 39 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए 39 क्वेश्चन कर रहा है, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है वह आउटपुट होता है 2 किलो ओम, और वोल्टेज जो होता है वह क्या हो गया 2 वोल्ट। बेस रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इक्वल टू 100 करा है, इनपुट सिग्नल कितना हो गया। तो ये देखिए वोल्टेज गेन इक्वल टू वीओ अपॉन वीआई बीटा आरओ अपॉन क्या होता है, आरआई होता है। वीओ पता है, बीटा पता है, आरओ पता है, आरआई पता है। क्या इनपुट वोल्टेज नहीं निकाल लेंगे, इनपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 वाला आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 वाला आएगा। ये हो गया 39 का 4 वाला। अब चलते हैं 40 में, चलो भाई 40 में चलते हैं। 40 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्योर सिलिकॉन इज 500 केल्विन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NeNH, कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 टू पावर 16। ये जो इक्वल नंबर ऑफ होता है NeNH वह Ni के बराबर होता है, यानी Ni क्या हो गया, Ni हो गया 1.5 इंटू 10 टू पावर 16। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में NeNH और Ni तीनों आपस में बराबर होता है, लेकिन जब डोप्ड हो जाता है तो डोप्ड में क्या होता है, NeNH इक्वल टू Ni का स्क्वायर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, डोप्ड वाले में तो डोप हो रहा है कितना NH, आपसे Ni पूछा है। तो ये बताइए इंडियम क्या होता है, ट्राईवैलेंट होता है, और अगर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इंडियम से ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट से क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बताइए Ne क्या होगा इसका, Ne इक्वल टू Ni का स्क्वायर अपॉन NH हो जाएगा। Ni का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 पावर 16 का होल स्क्वायर, और NH कितना हो जाएगा, NH कितना होगा, 4.5 इंटू 10 पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए 41 क्या कर रहा है, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, 41 क्वेश्चन कहा जा रहा है जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर। तो आप जानते हैं कि जेनर डायोड रिवर्स बाइज्ड होता है। कैसा होता है, रिवर्स बाइज्ड, और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 41 का तीसरा यूज होगा। 41 का कौन सा होगा, 41 का तीसरा होगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। अब चलते हैं 42, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 42। चलिए भाई 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है देख लीजिए 42। द डायोड है द सर्किट शोन इन द फिगर ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। ये देखिए ये रेजिस्टेंस दिया है और डायोड क्या दिया गया है, ये 0.5 वोल्ट है, और पावर इसका दिया गया है 100 मिलीवाट दिया है। और ये देखिए ये कितना हो गया, ये आपका दिया है जो एक्सटर्नल सोर्स है वो 1.5 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, करा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो ये बताओ 1.5 वोल्ट है, इसके क्रॉस 0.5 वोल्ट हो गया, तो इसके क्रॉस क्या होगा, 1 वोल्ट। अब जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा। तो P इक्वल टू VI होता है या I इक्वल टू P/V होगा। P कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 पावर -3, V कितना हो जाएगा 0.5। अब यही करंट इसमें होगा, बताओ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V कितना होगा 1, I कितना होगा 100 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 0.5, और ये देखिए R। क्या यहां से R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बोले भाई R की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, R की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 5 ओम आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 42 का कौन सा, तीसरा। अब चलते हैं 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 43। ठीक है, सभी लोग आप लोग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जानते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है। ये देखिए ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है।
कहा जा रहा है कि द डिफ्रैक्टेड बीम हैव द मैक्सिमम एट एंगल थीटा। ठीक है, अब यहां एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो बोलो भैया अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m/ev होता है। v इंक्रीज करेगा तो लैम्डा घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो आप ब्रैग्स इक्वेशन जानते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। लैम्डा घटेगा तो साइन थीटा घटेगा, साइन थीटा घटने का मतलब थीटा का घटना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 90 से 45 होगा, 45 से 30 होगा, 30 से 0 होगा। तो अगर थीटा घट रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी घट रही है। तो यानी अगर साइन थीटा घट रहा है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा घट रहा है तो थीटा भी घटेगा, थीटा भी घटेगा। ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा घट रहा है तो थीटा भी घटेगा, तो इसका मतलब विल बी लेस देन द अर्लियर वैल्यू, विल बी लेस देन अर्लियर वैल्यू। तो कौन सा होगा? 43 का तीसरा होगा। फिर चलते हैं 44 क्या कर रहा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू द न्यूक्लियस 1 मेगावोल्ट एनर्जी इज नियरली। अभी बताइए क्या कर रहा है, इसका वेवलेंथ निकालना है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो कहा जा रहा है 44। आपको पता है नैनोमीटर में क्या होता है, 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये बताइए एनर्जी कितनी दी गई है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कट गया। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 1240, ये देखिएगा 1240 अपॉन कितना हो गया, 10⁶। ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आएगा। क्या आएगा? नैनोमीटर आएगा, ठीक है ना, 1.2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। तो दूसरा 44 का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 45, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। चलिए भाई 45 क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन करा बेटा कि 2H एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट कोलाइड इन इलास्टिकली। H एटम्स हैं, ये देखिए H एटम्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है उनकी एनर्जी, -13.6। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्लस हो जाती है। यहां इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3.4। यहां इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1.51। यहां इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट बाई विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस। ये देखिए इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, इन इलास्टिकली नहीं। तो ये बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ H एटम एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13.6 इक्वल टू 13 दूनी 26 यानी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, देखिए भाई कोलिजन के बाद क्या होना चाहिए। अब कोलिजन के बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा, क्योंकि क्या ऑप्शन में कर रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट बाई विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस, मतलब मैक्सिमम अमाउंट से कितना रिड्यूस किया। तो अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, कूद के एकदम सब इलेक्ट्रॉन कूद के एकदम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चले जाएं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि मतलब किसमें, मतलब कोलिजन के बाद इसमें किसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आने की पॉसिबिलिटी हो रही है। तो कोलिजन के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए और एक यहां रहे, एक एटम यहां चला जाए, एक यहां रहे, तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। यानी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू, एक कहां रहेगा, यहीं रहेगा 13.6, एक कहां चला जाएगा, दूसरे में, तो दूसरे में उसकी कितनी एनर्जी होगी, 3.4, यानी कितना हो जाएगा 10.6 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब क्या लॉस हुआ, डेल्टा K इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 माइनस K2 यानी 27.2 माइनस 10.00 यानी क्या हो गया, ये 17 यही आ रहा ना, नहीं जी ये 17 होगा ये और ये कितना हो जाएगा 17 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो बात समझ में आया। तो 45 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1।
इस तरह से बेटा मैंने ये 45 क्वेश्चनों को डिस्कस किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि जानते ही फास्ट रहेगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को तो भाई उंगली दिखा नहीं सकते हैं, तो जो भी लोग देखेंगे स्पीड से नहीं। ठीक है, क्योंकि जिनको आएगा उनके लिए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना आप सारी चीज़। मैं किसी को बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, सब लोग उस लिस्ट में आइए, पढ़िए, क्योंकि सबके अंदर एक सामर्थ्य है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी प्रभु ने दी है। ठीक है, बस उस एनर्जी को गलत तरीके से इधर उधर क्या है खर्च कर रहे हैं। एक जगह एनर्जी को कंसंट्रेट कर दीजिए। जैसे जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, आप देखते हैं कि एक जगह अगर कंसंट्रेट किया जाए तो वह आग जला देता है, आग लगा लेता है। ठीक है, पता कि नहीं, प्रैक्टिकल में बचपन में आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, तो कई चीज़ें जलाई भी हैं हमने, तो भाई हमसे कई जल गया था, कई चीज़ें बड़ी मारपीट खाए हैं इसमें। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक जगह एनर्जी को कंसंट्रेट करिए और उसके बाद क्या है 26 जुलाई को आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति क्या है समर्पित होके क्या है सब लोग एक साथ जबरदस्त सिलेक्शन दीजिए। ठीक है, ताकि इस पूर्वांचल का, इस उत्तर प्रदेश का, इस भारतवर्ष का क्या है नाम हो, हर जगह क्या है डंका बजे। ठीक है, थैंक यू।